अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस सेक्शन में हम करेंगे फर्दर एक्सरसाइजेस इस पोएम की। और इसमें हमारे पास एंटोनिम्स दिए हुए हैं, यानी कि ऑपोजिट्स। क्वेश्चन ये है कि ये आपको एक टेबल दे दिया है और आपने जो वर्ड्स इनके ऑपोजिट मीनिंग के हैं उनको मैच करना है। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास विलेज यानी कि गांव, उसका ऑपोजिट हो जाएगा सिटी। सिटी यानी कि शहर। स्टॉपिंग यानी कि रुकना, स्टॉपिंग के लिए ऑपोजिट हो जाएगा मूविंग। फिर है स्नो, स्नो यानी कि बर्फ, स्नो के लिए हम कर लेंगे वाटर। फिर है फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब है जमा हुआ, और इसको हम मेल्टेड कर लेते हैं। फ्रोजन को हम करेंगे मेल्टेड। आपकी बुक में मेल्ट लिखा हुआ है, मेल्ट नहीं होगा, मेल्टेड होगा। फिर है डार्केस्ट यानी कि तारीक तरीन, बहुत ज्यादा अंधेरी कोई चीज, उसको हम कर देंगे ब्राइटेस्ट के साथ, यानी बहुत ज्यादा रोशन, सबसे ज्यादा रोशन। साउंड यानी कि आवाज, उसका ऑपोजिट हो जाएगा साइलेंस यानी कि खामोशी। फिर है डाउनी, डाउनी का मतलब होता है बहुत लाइट वेट, बहुत हल्का। इसका ऑपोजिट हो जाएगा हार्ड, यानी कि डाउनी यानी कि सॉफ्ट, बहुत लाइट, और हार्ड यानी कि सख्त। फिर है डीप, डीप का मतलब है गहरा, और उसका ऑपोजिट होता है शैलो। शैलो का मतलब होता है जो चीज गहरी ना हो, जो एक जिसमें बहुत ज्यादा डेप्थ ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा गहराई ना हो। अच्छा, ये आपके हैं एंटोनिम्स। अब देखते हैं इसमें आगे हमारे पास है एमसीक्यूज, वो भी करते हैं। अगला हमारे पास अगली हमारे पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कि इसमें इस पोएम में क्या इख्तलाफ दिखाया गया है। इसमें है द पोएट एंड हिज फ्रेंड, के शायर और उसके दोस्त में। द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम, यानी कि जिंदगी की जिम्मेदारियां और उनसे फरार होने की ख्वाहिश। द पोएट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि शायर और कुदरत की जो कुव्वतें हैं उनके दरमियान में इख्तलाफ है। तो इसका आंसर है बी, obligations of life and the desire to escape them. Number 3, after reading the poem, we feel fed up of life, wish to sleep for a long time, get ready to face the challenges of life. यानी कि ये नज्म पढ़ने के बाद हम कैसा फील करते हैं, कि क्या हम थक जाते हैं जिंदगी से, क्या हमारे दिल करते हैं कि हम बहुत देर के लिए सो जाएं, या क्या हम तैयार हो जाते हैं जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो इसका आंसर है सी, we get ready to face the challenges of life. Number 4, the poem conveys to us only, कि जो पोएम है हमें क्या मैसेज देती है, क्या पैगाम देती है। अ सरफेस मीनिंग, यानी कि एक ऊपर के का एक मतलब, अ प्रोफाउंड थॉट, कि एक गहरी सोच हमें देती है, या नो मीनिंग एट ऑल, या कोई मतलब नहीं है इसमें, हमें इससे कोई मैसेज नहीं मिलता। तो इसका आंसर है बी, एक गहरी सोच में आप पड़ जाते हैं और आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। आगे डार्क वुड्स सिंबलाइज, के जो डार्क वुड्स हैं, जो अंधेरा, जो जंगल है, जंगल का जो अंधेरा है, वो किस चीज की निशानदेही करता है, वो किस चीज की अलामत है। डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोएट, डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द पोएट, के क्या इससे मुराद है कि शायद के आसपास का अंधेरा, मौत और दुनिया से जाने का अंधेरा, या डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द पोएट, जो शायर के अंदर, शायर के दिमाग में जो डार्कनेस है उसकी बात हो रही है। तो डार्क वुड्स, इसका आंसर होगा सी, इट symbolizes the dark wood symbolize darkness in the mind of the poet. ये है हमारा सी। अच्छा, ये है। अच्छा, अब इसी पार्ट में मैं आपको एक छोटा सा उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अलिट्रेशन और इमेजरी की भी बात की गई है, तो वो हम एक दफा पोएम में वापस जाते हैं और तीन एग्जांपल्स उन सब की लिख लेते हैं। अच्छा, अब वोकैबुलरी में ही आपसे कहा गया कि इलिट्रेशन, इमेजरी और मेटाफर्स इस पोएम में से ढूंढें। इलिट्रेशन ये होता है कि जब आपके कुछ वर्ड सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो अच्छा, उसमें अक्सर वो इफेक्ट की भी डिस्कशन आती है, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ कहा कि पॉइंट आउट करें कि इलिट्रेशन कहाँ है, इमेजरी कहाँ पर है। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शंस इसमें, अच्छा इसको एक दफा पढ़ लेते हैं और फिर इसमें से ढूंढते हैं। अलिट्रेशन,
whose words are these? I think I know. His house is in the village though. अब इसमें आ जाएगा his house. ठीक है, ये his house क्योंकि फर्स्ट लेटर से स्टार्ट, फर्स्ट लेटर्स दोनों H है, ह की साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इलिट्रेशन में आ जाएगा. फिर है he will not see me stopping. See me stopping. अब यहां पर भी S की साउंड की रेपिटेशन है, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे. एक और इसमें जो जो दरमियान में भी है, लेकिन जो मुझे एक जो पसंद है वो है डार्क एंड डीप, जो कि लास्ट स्टैंजा में आपकी आ रही है. ठीक हो गया. डार्क एंड डीप भी क्योंकि ड की साउंड की रेपिटेशन है, उसको हम इलिट्रेशन में काउंट करेंगे. तो जब भी आप देखेंगे करीब करीब एक साउंड रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है वो इलिट्रेशन है. अच्छा, फिर है इमेजरी. इमेजरी का मतलब होता है कि वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस जो आपके सामने एक इमेज क्रिएट करें, कोई आपकी सेंसेस को वो ट्रिगर करें. हियरिंग है, सीइंग है, टेस्ट है, टच है, ये सारे जिसमें जिसमें भी आपको एक क्लियरर पिक्चर आपके सामने आए, उस डिवाइस को, उस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं इमेजरी. यानी कि हाँ, जो मैंने अभी समझाया है. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? Whose words are these? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Woods fill up with snow. यानी कि यहाँ पर हमारे जहन में क्या पिक्चर आ रही है? हमारे जहन में ये पिक्चर आ रही है कि वुड्स में बर्फबारी हो रही है और वो बर्फ जमा ही होती जा रही है. ये एक इमेजरी आ जाएगी. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. Darkest evening of the year. Of the year, हमें पता चलता है कि ये बहुत डार्क एक शाम है, बहुत अंधेरी एक शाम है, तो इसलिए हम इसको भी इमेजरी में ऐड कर देंगे. फिर है, अच्छा, इसमें he gives his harness bells a shake. ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. gives his harness bells a shake. यानी कि वो जो हार्नेस बेल्स को वो हिलाता है, वो आपके ज़हन में एक इमेज क्रिएट होती है कि जो हॉर्स है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक और जो बात की गई है वो है मेटाफर की. मेटाफर वो होता है कि जो जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो दो चीज़ों की. यहाँ पर मैं आपको एक मेजर जो इसमें एग्जांपल है वो दूंगी, और यही है इसको क्योंकि हमें एक एग्जांपल देनी है, बस एक समझाना है कि हमें समझ आती है कि मेटाफर क्या है. तो ये है बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन लेक. बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन लेक. अच्छा, अब ये मैंने क्यों चूज किया है? क्योंकि इट्स लाइक हिज हार्ट इज इन टू places at once. यानी कि अब ये कंपैरिजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो जैसे कि जिस तरह से वो एक तरफ उसके जंगल है, दूसरी तरफ उसके एक जमी हुई झील है, और इसी तरह से उसका दिल भी दो जगहों पर है. एक उसकी जो मंजिल है उस तरफ है, और दूसरा उसका दिल इसी जगह पर है जहां पर वो मौजूद है. वो चाहता है कि वो यहीं पर रहे, लेकिन उस की मजबूरी है कि उसने अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है. तो ये भी एक कंपैरिजन है. जैसे एक साइड पे जंगल है और दूसरी साइड पे झील है, जमी हुई झील है, फ्रोजन लेक है, उसी तरह से उसका दिल भी एक कश्मकश में है कि वो यहाँ रहना चाहता है, लेकिन वो उसको उसके लिए जाना भी जरूरी है. उसका दिल उसकी मंजिल पे भी जाना चाहता है. ठीक हो गया. ये आपका है वोकैबुलरी का पूरा पार्ट. इसकी प्रैक्टिस करें. कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.